इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नवनियुक्त मंत्रियों के द्वारा स्वतंत्रता की 75वें वर्ष में यानी अमृत महोत्सव के प्रारंभ से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, उसके अपेक्षा से कहीं अधिक सफलतापूर्वक संपन्न होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, इस यात्रा के संयोजकों और सभी मंत्रियों को बधाई दी है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 अगस्त से नवनियुक्त मंत्रियों का अपने अपने क्षेत्र तक जाने का एक विस्तारित कार्यक्रम पार्टी के द्वारा निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम था, पहले उसके अनुसार हम लोगों का लक्ष्य था कि लगभग 2000 कार्यक्रम होंगे और 18,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। परंतु हमने जो आपसे कहा कि अपेक्षा से कहीं अधिक अभूतपूर्व सफलता रही, 24,000 किलोमीटर की यात्रा हुई और 5,000 से अधिक कार्यक्रम इस जन आशीर्वाद यात्रा में हुए। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन के विश्वास और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की कर्मठता का एक जीवंत प्रमाण है। कभी आपके मन में यह विचार आ सकता है कि तो एक सामान्य कार्यक्रम है, इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि पहली बार ऐसा है कि जनता से सीधा संवाद करने के लिए नवनियुक्त मंत्री जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संविधान ने आपको दायित्व दिया है, जन जन के साथ समन्वय के, उस दायित्व बोध को आप धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। दिस शोज यू द exemplary sense of responsibility which has been entrusted by the Constitution in you. So this is a very unique example in the entire political history of India, and it has been taken in the 75th year of the independence. अर्थात यदि हम 75वें वर्ष में आए हैं तो हम कहां तक पहुंचे हैं, उसका कहीं ना कहीं यह संकेत यह यात्रा देती है। इस यात्रा में अनेक स्थानों पर जो कार्यक्रम हुए, हम लोगों ने 265 जिलों को 19 प्रदेशों में कवर किया है। 24,173 किलोमीटर की कुल यात्रा संपन्न हुई है। इसके अतिरिक्त आप सभी लोग इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि जब मंत्रिमंडल का वर्तमान विस्तार हुआ तो ये समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी और सभी क्षेत्रों के लिए सर्वव्यापक था। इट वॉज एक्सटेंसिव एंड इंक्लूसिव। और आपने यह भी देखा कि चाहे समाज का अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, महिलाएं हों, उनको सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत सरकार में मिला है। तो यह भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को परिलक्षित करता है कि जिसे हम एक पंक्ति में कभी कहा करते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो जब तक मुक्ति के वो सूर्य की किरण समाज के सभी वर्गों तक न पहुंचे, तब तक आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसलिए स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में ये एक अत्यंत श्रेष्ठ और सार्थक प्रयास था। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने एक टीम का गठन किया था।
जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम चुबा आओ जी, अरविंद मेनन जी, सुनील देवधर जी, सत्या जी, पंकजा मुंडे जी, विनोद सोनकर जी आदि शामिल थे। तो ये सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने अथक प्रयत्न के द्वारा प्रधानमंत्री जी के संकल्प और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस नेतृत्व को धरातल पर यथार्थ रूप देने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ इसमें शहीदों से जुड़े हुए स्थल, उनसे जुड़े हुए परिवार के लोगों के साथ मिलना, अन्य भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी एक अभूतपूर्व स्थान रखते हैं, उन सारे जगहों को भी इस यात्रा के द्वारा स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। अतः मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसका श्री गणेश इस यात्रा के द्वारा, जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा एक उत्कृष्ट और आशा से अधिक प्रभावी स्थिति से हुआ है। धन्यवाद। आपकी इससे संदर्भित कोई प्रश्न हो तो आप। देवेंद्र जी, इंडिया टीवी। सर, इस जन आशीर्वाद यात्रा में एक चीज देखी कि काश का बहुत ज्यादा आप लोगों ने उपयोग किया। ऐसा लगा कि मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है किस तरह से पिछले वर्षों में हमने ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो जो काम सपा बसपा या दूसरे दल ऐसे करते हैं, वही काम आप लोग भी करते थे इस यात्रा में? बड़ा उपयुक्त प्रश्न आपने किया है। जो अन्य दल करते हैं और जो हम करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? हमारा लक्ष्य है समाज के सभी वर्गों को समुचित स्थान और यथोचित सम्मान। और उनका लक्ष्य क्या है? समाज के वर्गों में कुछ वर्ग को पकड़कर दूसरों के प्रति वैमनस्य पैदा करके फिर एक दूसरे में मचाओ घमासान। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? जो आपने नाम लिया, सपा बसपा जैसी पार्टियां, किसी जमाने में यदि कोई पार्टी ये कहती है कि 4 वर्गों का नाम लेके कहती है इनको जूते मारो, यह है जातिवाद। यदि कोई 4 जातियों का नाम लेके कहता है, गुजरात में KHAM, खाम, यह है वर्ग भेद और वर्ग वैमनस्य। कोई ये कहता था किसी जमाने में अजगर, ये खा जाएगा सबको, ये होता है वर्ग वैमनस्य। एक कभी बिहार में कहा जाता था भूरा बाल निकाल रहा हूं, 4 जातियों का प्रतीक, ये है वैमनस्य। और हकीकत यह है कि ये जितने भी स्वघोषित वंचित और शोषितों के नेता हैं, ये सबसे बड़े संचित धन के स्वयंभू सरमाएदार बन गए। इन्होंने वास्तविकता में अपना वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति को भी कभी वास्तविक सत्ता नहीं दी। मुलायम सिंह जी, श्री मुलायम सिंह यादव, हम लोग बचपन में सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, आखिर में केवल अपने पिता के पुत्र के पिता निकले। बहन कुमारी मायावती, आखिर में केवल अपने सगे भाई की बहन निकली। लालू यादव जी कहते थे गरीब गुरबा का सरकार, आखिर में कुनबा का सरकार निकला। तो इसलिए जो आपने बात कही है उसमें, और जो मोदी जी की संकल्पना है, सभी वर्गों को सम्मान, सभी को समुचित स्थान, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास चंद्रा। जिस तरीके से आपके नवनियुक्त मंत्री एजेंडे को रखते थे, तो उससे लगता है ऐसा था कि शायद ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार ने अब तक क्या किया, आशीर्वाद कहीं पीछे छूट रहा है। क्या सिर्फ मैसेज पहुंचाना इसका उद्देश्य था कि मोदी सरकार ने अब तक क्या किए? देखिए, सहज और स्वाभाविक है। यदि हम अपनी दूसरी सरकार के 2 वर्ष और पूरी सरकार को देखें तो 7 वर्ष हो गए हैं, तो जब भी कहीं मंत्री जाएंगे, वो सरकार का हिस्सा हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाएगी कि सरकार के क्या कार्य थे वो जनता के सामने रखें। हाँ, इस बीच में कई जगहों पर विरोध व्यक्त करने का, परेशान करने का भी कार्य किया गया। जैसे आपको ध्यान हो, महाराष्ट्र में हमारे नवनियुक्त मंत्री श्री नारायण राणे जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, तो ऐसे भी कई प्रयास हुए, परंतु हम लोग तो उनमें से नहीं है ना। विरोध तो बहुत होता रहा, बहुत विरोध करते रहते हैं, मगर उसके बाद हम तो, याद है मोदी जी ने क्या बोला था कि जब उनसे पूछा गया था कि इतनी क्षमता आपको आती कहाँ से है, तो उन्होंने कहा मैं रोज 1-1, 2-2 किलो गालियाँ खाता हूँ और उससे मेरे अंदर क्षमता आती है।
तो हम तो उस विचार वाले हैं ना कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और प्रोफेसर गौरव वल्लभ आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जेईई के एग्जाम में कई तरह के पेपर लीक हुए, यानी कि जो छात्र बैठ रहे थे पेपर में वो पेपर नहीं दे रहे, उनके बिहाफ पे कोई और पेपर दे रहा है, पेपर लीक सरकार बोला जा रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? बड़ी विचित्र सी बात है कि यदि उनके अनुसार अभी यह परीक्षा चल रही है और पेपर लीक के बारे में और कौन इम्तहान दे रहा है उसके बारे में उनको बहुत पहले जानकारी है, तो इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के प्रवृत्तियों में जो लोग संलिप्त होते हैं उन्हीं के मन में ऐसा विचार आता है। और जहां तक पारदर्शिता की बात है, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। यानी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम देते समय उनकी कोविड की वजह से पूरी सिक्योरिटी भी रहे, और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी ऑन दैट इशू और गवर्नमेंट इज फुल्ली कमिटेड। मांग तो बहुत सारी होती रहती है। दो प्रकार की मांगे होती हैं, एक होता वाइल्ड एलिगेशन, एक होता सब्सटेंटिव एलिगेशन, यानी हवाई आरोप और तथ्यात्मक आरोप। यदि कोई तथ्यात्मक विषय होता है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है। नहीं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सेकुलरिज्म का स्थापित चेहरा है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्योंकि भारत में यदि आपसे एक बात कहूं जिसको लोग थोड़ा अटपटे ढंग से कई बार ले लेते हैं, कि भारत दुनिया का एक इकलौता देश है जो सेकुलर है मगर मजहबी कानून लागू है। और लागू ही नहीं है, अगर सर्वोच्च न्यायालय उसमें बाधा बनता है तो पार्लियामेंट में लाके पलट दिया जाता है। तो ये उसी परंपरा के लोग हैं जिनके लिए, जो मैंने अभी बोला ना, वर्ग भेद वर्ग वैमनस्य के द्वारा अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करके उनका वोट पाना, हमारा उद्देश्य है विश्वास पैदा करके उनका वोट पाना। पवन जी, सर, कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब से आगे भाजपा के खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे। तो अब से पहले वो क्या कर रहे थे? मतलब वो कोलकाता चले गए थे। उत्तर प्रदेश में मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं कि 75 जिले हैं, आप 15 जिले बता दीजिए जिसमें आंदोलन चल रहा हो। तो इससे पहले भी अब बिल्कुल स्पष्ट था वो पंजाब भी जाएंगे, कोलकाता भी चले गए थे। तो बहुत स्पष्ट है कि जो उनका आंदोलन है वो राजनीतिक अधिक है और वास्तविक कम है। एक मिनट हिमांशु रिपब्लिक। सर, कांग्रेस पार्टी, अभी आपने बात की, तमाम विचारधारा की बात की, सेक्युलरिज्म की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई लोग ऐसे हैं जो बार बार तालिबान को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं। इरफान अंसारी हैं, कांग्रेस के एमएलए, पूर्व अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो भी कल कह रहे थे कि अमेरिकन फोर्सेज ने वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की अफगानियों पर, इसलिए आप अफगानी जो है बहुत खुश हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोग इस विषय पर ही उत्तर देना चाहते थे, परंतु आपने कहा है तो जो मंजर टीवी चैनलों पर आप सबने देखा है और अब तो सोशल मीडिया पर भी जो मंजर अवेलेबल है वो क्या है, उसमें किसको कितनी खुशी है और किसको कितना कष्ट है, ये बहुत सहजता से अपनाया जा सकता है। जहाँ तक हम जिसकी बात करते हैं, देखिए, हम तो उसकी बात करते हैं कि आजकल काबुल का बड़ा जिक्र चलता है और अभी 2 दिन पहले ही जन्माष्टमी गुजरी है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त कवि हुए हैं सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में क्या कहा जाता है कि उनका जन्म काबुल में हुआ था। और काबुल में पैदा होने के बाद उन्होंने क्या लिखा, उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना आपको ध्यान हो ना, मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मजारन। मतलब मुस्लिमों के ये कहा पहले तो कि मेरा अगला जन्म हो, और हो तो मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के बीच में, पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में। ये थी सामंजस्य की संस्कृति, और वो वहां पहुंच गई तो वो संस्कृति का झगड़ा आज तक वही चला आ रहा है। ये लोग वही हैं जिनका उद्देश्य
हमेशा जो मैंने कहा ना, वर्ग वैमनस्य और विद्वेष पैदा करना। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। यही सवाल था जिन्होंने पूछा था, झारखंड वाला जो इशू था सर, वहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस एक साथ है। यूपी के चुनाव आते हैं तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, ब्राह्मणों से मिलने की बात करती है, हिंदू वोट बैंक को एक साथ लाने की बात करती है, सॉफ्ट हिंदुत्व का टारगेट रहता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक कमरा बनाया जाता है सिर्फ नमाज के लिए। तो क्या आपको लगता है कि एक लीडरशिप में कंफ्यूजन है कि आखिरकार करना क्या है? जहाँ चुनाव वहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व, जहाँ नहीं है वहाँ पे एक तरह से माइनॉरिटी अपील। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत विवेकशील है। जिस भक्ति का वो प्रदर्शन करते हैं, आप सबने पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी होगी। तो भारत की जनता का मानस उस नीर क्षीर विवेक में सक्षम है जो ये तय कर सकता है कि कौन भगत है और कौन बगुला भगत है। सुदेशना घोषाल, टीवी 9। सवाल है, आज इलेक्शन कमीशन ने ओडिशा और वेस्ट बंगाल की बाय इलेक्शन का डेट ऐलान किया है, क्या कहना है? देखिए, ये चुनाव आयोग का अपना सर्वाधिकार है कि वो किस आधार के ऊपर और किस तिथि में जो भी व्यवस्था की दृष्टि से वो देखते हैं, वो उपचुनाव की घोषणा करते हैं, तो उसका हम स्वागत करते हैं। एहतशाम अहमद, टीवी 18। प्रधानमंत्री इसी महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। क्या आपको लगता है इससे दोनों देशों के बीच में संबंध और बेहतर क्या उनका इनिशिएटिव है? प्रधानमंत्री ने जिन जिन भी देशों की यात्रा की है विगत वर्षों में, आपने देखा होगा कि वहाँ से भारत के सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक संबंध भी प्रगाढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद विदेश नीति और कूटनीति को एक नया और व्यापक आयाम भी दिया है। अंतिम प्रश्न। सुधांशु जी, आज ही तस्वीरें आई हैं अभी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ आईएसआई के चीफ काबुल पहुंचे हैं एक डेलीगेशन के साथ। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से बेनकाब हो गया, पहले इस पर्दे के पीछे काम कर रहा था, बातचीत करने वो पहुंच गए हैं काबुल। देखिए, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही नहीं था कि उनका क्या रोल है, और जिस विषय में वो कुछ भी बोले, उनके तो पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी गलती थी कि 80 के दशक में हमने अपनी ज़मीन को यूज़ होने दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उस मुल्क के बारे में क्या बोलना जिसके बारे में अगर कहा जाए तो हकीकत में कभी आज़ाद हुआ ही नहीं। सन 47 से पहले लंदन की हुकूमत उसका मुस्तकबिल तय करती थी, उसके बाद वॉशिंगटन तय करता है, अब बीजिंग तय करता है। तो जो पूरी तरीके से सजदे में रहते हैं, किसके? बीजिंग वालों के, जो अपने को ऑफिशियली नास्तिक कहते हैं यानी मुनाफिक, उसके आगे इस्लाम का परचम उठाने वाला पाकिस्तान जिस कदर नतमस्तक रहता है, तो आप समझे जा सकते हैं कि उनकी स्वतंत्रता, उनकी निष्ठा या उनका ज़मीर क्या है। तो उसके बारे में टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं, अब हो चुका। बहुत नीचे धन्यवाद। नीचे नहीं,